नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान समसामयिक सीरीज़ पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने फरवरी में ये सीरीज़ शुरू करी थी, जिसमें हमने कहा था कि जनवरी 2025 से लेके और जनवरी 2026 तक राजस्थान का सारा करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे। उस क्रम में यह 10वीं कक्षा है। टोटल 9 कक्षाएं अपलोड हो चुकी हैं। उन 9 कक्षाओं में हमने अप्रैल तक का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लिया है। जनवरी से अप्रैल योजनाएं सारी पढ़ ली हैं और स्पोर्ट्स पर्सन अलग से पढ़ लिए पूरे। और पिछली क्लास जो थी उसमें जनवरी और फरवरी की प्रैक्टिस की एक लाइव क्लासेस भी ले ली थी। आज की जो ये 10वीं कक्षा है, इसमें हम मई महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीटली 1 मई से लेकर और मई के अंतिम दिन तक का जितना भी करंट अफेयर्स हैं वो सारा आज हम पढ़ेंगे इसमें। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो नेक्स्ट संडे होगी 15 तारीख को, और उस 15 तारीख की क्लास में हम मार्च, अप्रैल और मई इन 3 महीनों का करंट अफेयर्स जो हमने क्लासेस ली है उसका अभ्यास करेंगे। वो अभ्यास लाइव रहेगा, जिसका लिंक मैं शनिवार को अर्थात 14 जून को शेयर कर दूंगा। 15 तारीख को हम अभ्यास करेंगे इन सभी कक्षाओं का, और इस समय तक हमारा मई तक का करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सहित कवर हो जाएगा नेक्स्ट क्लास तक। तो 11 कक्षाओं में आप सोचो 6 महीने का ऑलमोस्ट करंट हो गया। ऐसी कैसी आपके 15 क्लासेस और होगी जनवरी 2026 तक, जिसमें सारा करंट कवर हो जाएगा। ये आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 3rd पेपर में, सेकंड ग्रेड के 1st पेपर में, और अध्यापक के अंदर, और इसके अलावा लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, 4th ग्रेड, जिसमें भी जहाँ जहाँ राजस्थान करंट कोर्स में है वो सारा इसमें हमने कवर किया है। बात को शुरू करें बिना समय खराब किए हुए। ये मई महीने का करंट है, और इसमें हमने सूजत से लेके अखबार, जितने न्यूज़पेपर्स है, जितने वहाँ से लेके कुछ पत्र पत्रिकाएं, जो मैगजीन्स वगैरह होती है, उनमें से जो मुख्य घटनाएं हैं उन सारी घटनाओं को हमने कवर किया। अभी तक का रिकॉर्ड ये है कि हमने जब से करंट अफेयर स्टार्ट किया उसके बाद से 2 से 3 एग्जाम्स हुए हैं आरपीएससी के, एजेंसी के, बोर्ड के। उनमें मोटा मोटा 90% के आसपास सवाल कवर हुए हैं। तो हम उम्मीद ऐसी रखते हैं कि आगे भी जो एग्जाम्स होंगे उसमें राजस्थान का करंट हम है वो ठीक तरीके से कवर कर पाएंगे। 1st ग्रेड के लिए मैंने पुस्तिका एक जारी कर दी है, टेलीग्राम पे अपलोड है। यह पीपीटी भी मेरे नाम से जो टेलीग्राम है, डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित, जिसमें 1,32,000 से ऊपर कई सब्सक्राइबर हैं, वो वहाँ पे मैं ये शेयर कर लूँगा। संख्या इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे नाम से कई सारे बच्चों ने भी चैनल्स बना रखे हैं, तो कई बार बच्चे वो ज्वाइन करके बैठे होते हैं, वहाँ शेयर होती नहीं, फिर आप मैसेज करते हो। उससे अच्छा मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँ। ठीक है। पहली खबर है कि राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक संस्था है जो कि विभिन्न सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाती है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे होते हैं, आपको पता है। बहुत सारे स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग होता है। यह संस्था बड़ा अच्छा काम कर रही है, और इस संस्था को एलिट्स स्मार्ट गवर्नेंस एक्सीलेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उसी को मिलता है जो एक फेयर और एक शानदार काम करता है। तो इस वर्ष का जो ये सम्मान था 2025 का, ये RMSCL को दिया गया। ठीक है। आपको इसमें कितना याद रखना है? आपको इसमें एक बिंदु ये याद रखना है कि एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से RMSCL को नवाजा गया। यह एक संस्था है जो कि मेडिकल उपकरणों का निर्माण करती है, और इसमें ये सम्मान इन सारों ने आयोजित किया था, और उन्होंने इसको दिया है। बस एक लाइन से आप अपने नोट्स में जब नोट्स बनाओगे तो एक लाइन में बात खत्म कर लेना। ये जो पहली लाइन लिखी हुई है कि RMSCL को ई औषधि, ई उपकरण, विभिन्न सारी टेक्नोलॉजी वगैरह और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के लिए यह सम्मान दिया गया। ठीक है। तो आप इसका है वो ध्यान रखना।
2025 का ये सम्मान है और विभिन्न प्रकार की अच्छी सेवाओं के लिए RMSCL को दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। ये जो ऊपर के 4 बिंदु हैं, ये बिंदु आप अपनी नोटबुक में नोट कर देना। नीचे की जो लाइन है ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि इनके द्वारा आयोजित किया गया, इसको भी अच्छे से पढ़ लो ताकि दिमाग में ऐसा नहीं रहे कि आयोजन कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो ये पहली खबर है जो ठीक लगी मुझे। उसकी ये न्यूज़ आई थी और गवर्नमेंट ने सूजस की वेबसाइट पर उसको अपलोड किया था कि RMCL को एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंट अवार्ड 2025 से नवाजा गया। भजनलाल शर्मा की ये खबर थी, सॉरी ऑफिशियल पेज की थी। तो ऐसी ऑफिशियल पेज की जो खबरें जनरली होती है वो मान के चलो कि पूरे पेपर में जैसे 15 प्रश्न आते हैं, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैं स्टडी कर पा रहा हूँ क्योंकि करंट इन दिनों पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है। क्योंकि जैसे हम जब पढ़ रहे थे कंपटीशन के दौर में, उस समय हम स्टडी करते थे कि भाई किस टाइप से कैसे कैसे क्षेत्रों से प्रश्न आते हैं, तो हमारा काम बन जाता था। अब करंट के थोड़े ट्रेंड चेंज हो गए तो बीच में हमने छोड़ दिया था, तो हम ट्रेंड को पकड़ ही नहीं पा रहे थे। अब वापस से पढ़ना स्टार्ट किया पिछले, ये जब 10वीं कक्षा ले रहे हैं तो डेफिनेटली पढ़ा उसको, तब समझ पा रहे हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो उसको स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि 15 में से 7-8 प्रश्न ऐसे होते हैं जो पोस्टर से ही आ जाते हैं। इन पोस्टर से सीधा प्रश्न निकल जाता है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना। दूसरा, मिशन हरियालो राजस्थान। इसको हमने पहले भी उन 9 कक्षाओं में कई बार पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा है। इसका सीधा समक्षद ये है पेड़ पौधे लगाना। और गवर्नमेंट ने इस बार ये कहा है कि आगे आपके जो 17 से ज़्यादा जो विभाग है, ये सारे लोग मिलकर हम 7 करोड़ पौधे इस बार मानसून सीजन में लगाएंगे। ये पौधों की जो वैरायटीज़ होगी, कौन से पौधे लगाएंगे, ये पौधे होंगे जो हमने पंचगौरव योजना स्टार्ट की है। 5 प्रत्येक जिले का, एक जिला एक उत्पाद, उसमें जो जो प्रोडक्शन की जो बीज है, जो उत्पाद है, उसको हम प्राथमिकताएं देंगे। औषधियाँ हैं मोस्टली सारी, तो इसमें प्राथमिकता किसको दी जाएगी, किन प्रजातियों को दी जाएगी, एक जिला एक प्रजाति को प्राथमिकता दी जाएगी। और ये सारी मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर करेंगे और जिला कलेक्टर इन सब से जियो टैग फोटो मंगवाएंगे कि भाई हमने ये पौधा लगाया और वो आगे जाएगा। 7 करोड़ पौधे जो लगेंगे। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पीपल, बरगद, गुलमोहर से मिलती ऐसे पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। तो इसमें 17 विभागों के द्वारा ये काम किया जाना है इस मानसून में। इस बार ये हरियालो मिशन राजस्थान है जिसमें अधिक से अधिक पौधे लगाए जाते हैं। अगर मैं विभागवार बात करूं कि किस विभाग को कितने पौधे रोपने हैं, तो ग्रामीण विकास, पंचायती राज, ये ग्राम सेवक वगैरह, ये सब ये लोग 200, ये आंकड़ा लाखों में है, लगाएंगे। स्वायत्त शासन वाले 50 लाख लगाएंगे। नगरीय विकास और आवासन वाले 66 लाख लगाएंगे। इस तरह से सबसे कम पटवारी वाला विभाग है राजस्व, ये 2 लाख लगाएगा। और शिक्षा विभाग 80 लाख पौधे लगाएगा। आप इसके विभागों को टॉप 5 याद कर लेना। पहले नंबर पे ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज है जो 2 करोड़ अकेले लगाएगा। उसके बाद में आपको पता शिक्षा विभाग का नंबर आ जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग 80 लाख लगाएगा। तीसरे नंबर पे नगरीय विकास और आवासन, और चौथे नंबर पे जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण। फिर 5 पे 2 आ जाते हैं। सभी को याद रखने की बजाय टॉप 4 याद कर लेना आप। ठीक है, सबसे अधिक पौधे हरियालो मिशन के तहत कौन सा मंत्रालय लगाएगा या कौन सा विभाग लगाएगा, तो आप क्या कहोगे, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। दूसरे नंबर पे कौन है, स्कूल शिक्षा विभाग। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन है, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग। तो आपको ये 4 विभाग भी याद रखने हैं और ये मेन पॉइंट याद रखने हैं, फिर इसको नोट कर लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने अभी ऊर्जा विभाग की समीक्षा की थी। अखबार में कई बार इस न्यूज़ को कवर किया गया, तो मैंने सोचा इसको हम पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि किसानों को हम 2027 तक हर हाल में हर दिन विद्युत देंगे। 2027 तक हर हाल में दिन में बिजली उपलब्ध करवाएंगे। एक ये काम किया है। दूसरा, जो PM कुसुम योजना है,
जिसको हमने फ्लैगशिप योजनाओं में पढ़ा। फ्लैगशिप योजना का एक अलग वीडियो डाला हुआ है, आप देख लेना। उन 10 में से वो भी है साथ में। पीएम कुसुम योजना के तहत 5000 मेगावाट अतिरिक्त किसानों को आवंटन किया जाएगा ताकि हर दिन उनको बिजली प्राप्त हो सके। और ये 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। बाकी बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी हम लागू करेंगे, जीएसएस स्थापित करेंगे, ये बातें सब ठीक है। इन 2 बातों को विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। और ये ऐसे सीधा आ जाता निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है या ठीक नहीं है, उसमें ये ऑप्शन 4 की जगह 4 ऑप्शन आ जाते हैं। एक आधा पॉइंट थोड़ा सा चेंज कर देते, जैसे 5000 की जगह 2000 मेगावाट कर लिया, और हम उसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी न्यूज छोटी है, मगर पीपीटी देखोगे तो समझ में आ जाएगी। मैं उसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक बैंक है एडीबी, जिसको हम कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। मनीला में हेडक्वार्टर है इसका, फिलीपींस की राजधानी में। एडीबी क्या करता है, ऋण देता है विभिन्न देशों को, और ये ऋण देता है आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए। आधारभूत संरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें आपके सड़कें हैं, संचार के साधन हैं, स्वास्थ्य है, ब्रिज वगैरह बनाने, है ना, ये सारी बातें जो होती है वो सपोर्ट करती है, उस हेतु ऋण देती है। एडीबी की डायरेक्टर अभी राजस्थान आई थी। इस डायरेक्टर का नाम है आपके, इसमें लिया है नाम ने, एडीबी की जो डायरेक्टर है सुश्री ओका, क्या नाम है, सुश्री ओका यहाँ आई थी। और इसने यहाँ आने के बाद कई सारी बातें हुई, वो बातें महत्वपूर्ण है। क्या बातें हुई? 2030 तक आपको पता है कि भारत राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है, ये बात आपको पता है। और इतनी बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए अच्छी संख्या में अच्छी यूँ समझिए कि सुविधाएं चाहिए, और सुविधाओं का विकास तब होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए धन की आवश्यकता होती है, और वो धन हम कहाँ से लेने वाले हैं, एडीबी से लेने वाले हैं, एक बात। दूसरी बात, 2047 तक जिस तरह से विकसित भारत का सपना है, उसी तरह से इन्होंने विकसित राजस्थान का सपना भी संजोया है। और आपको पता है कि विकसित राजस्थान तभी होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, बुनियादी ढांचा अच्छे तरीके से विकसित होगा। तो ये 2 ड्रीम्स है हमारे, ये 2 टारगेट है हमारे। तो इस हेतु कई सारे काम हमें करने हैं, और इन कामों के लिए हमने एडीबी से बात की है। तो एडीबी की डायरेक्टर सुश्री ओका ने कई सारी चीज़ों की हमारी प्रशंसाएं की, जैव विविधता, ग्रीन फाइनेंस, इन सारी चीज़ों को लेके हमने प्रस्ताव पारित किए हैं। तो इसके जो सुश्री ओका यहाँ पे आई, ओका के साथ में हमारे कंसर्निंग डिपार्टमेंट के काउंटर पार्ट्स ने बात करी, और स्पेशली आधारभूत संरचना और जिसमें सड़क वगैरह है, इनके विकास के लिए ऋण की हमने पहल की है। तो ये एक चीज़ें ध्यान रखना। इसमें कैसे प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में राजस्थान के अंदर आधारभूत संरचना के विकास के लिए किस संस्था का सहयोग लिया जा रहा है, तो एडीबी का सहयोग लिया जा रहा है, इस हिसाब से प्रश्न आ सकता है। दूसरा ये भी आ सकता है कि राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक का रखा गया है, विकसित राजस्थान का सपना कब तक का है, ऐसे पॉइंट्स परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन चारों बिंदुओं को आप अपनी बुकलेट में नोट कर लेना, ये न्यूज़ पूरी हो जाएगी। देखो, हम एक्स्ट्रा इसलिए लिखते हैं कि आपकी समझ विकसित हो, फिर शॉर्ट में इसलिए करते हैं, आपको शॉर्ट में लिखने का मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आप लास्ट में अच्छे से टाइम पर रिवीजन कर सको, ठीक है। नोट्स हमेशा शॉर्ट होने चाहिए ताकि अंत में कम से कम छोटे से छोटे मटेरियल में अधिकतम टॉपिक हम कवर कर सकें। अगर आपके नोट्स जो है वो बहुत बड़े हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम लास्ट में रिवीजन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट में लिखिए, डिटेल से पढ़िए, ये सबसे बढ़िया मंत्र होता है। तो जितना डिटेल से पढ़ा हुआ होगा, फिर शॉर्ट में लिखा हुआ होगा, तो शॉर्ट की चीज़ों को आप डिटेल से कनेक्ट कर पाओगे, और जब वो कनेक्ट होगी तो अपने आप ही आपको वापस डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी,
और आप जल्दी जल्दी टॉपिक खत्म करोगे और समय पर टाइम बाउंड मैनर से काम होना शुरू हो जाता है। तो एक बार क्या, अभी बीच में एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर अभी जब लिखनी 4 लाइनें तो आप इतना सारा क्यों लेके आते हो, आप तो सर वो 4 लाइनें लेके आओ। ऐसा नहीं होता बेटा, वो होता ही हुआ है कि वो 4 लाइनें लाऊंगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, फिर आपको रटना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम ये सब करते हैं। जैसे एक किताब होती है तो किताब में सारी चीज़ें पढ़ने की नहीं होती है, सारी चीज़ें पढ़ लो एक बार, मान लो पढ़ ली मोटी मोटी, लेकिन मेन मेन जो बातें होती है उसको आप नोट कर लो। तो एक 500 पेज की किताब एक कॉपी में उतर जाती है। आप सोचिए कि एक 500 पेज की पुस्तक को आप शॉर्ट करके एक बुक की कॉपी के अंदर अपने नोट्स मैनेज कर सकते हो, क्योंकि अगर वो 500 के 500 पेज उतार दोगे तो फिर किताब और नोट्स में कोई विशेष फर्क नहीं रहता, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। हवेलियों के संरक्षण के लिए प्रयास किया जाएगा, ऐसा दिया कुमारी ने कहा, उप मुख्यमंत्री। तमिलनाडु के अंदर एक ऐसी योजना पहले से चल रही है, तमिलनाडु में चेट्टीनॉड मॉडल चल रहा है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसा इसका हम अध्ययन करेंगे और शेखावाटी क्षेत्र में भी जो पुराने समय की हेरिटेज हवेलियां वगैरह है उनका संरक्षण करेंगे। उनको टूरिस्ट प्लेस बनाया जा सकता है, उनको होटल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और राज्य की इनकम का अच्छा खासा साधन हो सकता है, क्योंकि पर्यटन एक उभरता हुआ उद्योग है और अगर उसका ख्याल रखा जाए तो निश्चित तौर पे वो राजस्थान की इकोनॉमी को ग्रो करेगा, और राजस्थान की इकोनॉमी बढ़ेगी तभी हम 350 बिलियन को पार कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। सारी इंडस्ट्री को ग्रो करवाना पड़ेगा। तो ये एक सुझाव था इनका, ठीक है। ये द रिलैप्स फिल्म है जिसने 15 से अधिक पुरस्कार जीते हैं। इसके डायरेक्टर है नरेंद्र सिंह, इनका संबंध राजस्थान से है। तो इन्होंने एक फिल्म बनाई जिन्होंने 15 से अधिक पुरस्कार जीते। अब देखो ये 4 लाइनें, आप उसको कैसे कर सकते हो कि द रिलैप्स एक मनोवैज्ञानिक फिल्म है जिसके डायरेक्टर नरेंद्र सिंह हैं, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पुरस्कार जीते। बस 1-2 लाइन में आपका काम खत्म हो जाना चाहिए। नायक ने मीडिया से भी बात की, उन्होंने कहा कि हमने इटली के मोंजा फिल्म फेस्ट, कोलकाता इंटरनेशनल कल्ट फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का खिताब जीता। अब ये लाइन लिखने के बाद वापस ये लिखना कि इस फिल्म ने इटली के मोंजा फेस्टिवल और कोलकाता के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता, ठीक है। और न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स और जर्मनी के ओरियन फिल्म फेस्टिवल में से फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया। हालांकि जीते नहीं मगर चुने गए, और खुद को इनको बेस्ट डायरेक्टर पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो ये द रिलैप्स फिल्म है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी बढ़िया प्रश्न इसका आ सकता है। ऐसे ही आ सकता है द रिलैप्स क्या है। तो ये एक फिल्म है जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, एकदम से बड़ा गजब सस्पेंस रखा गया है। तो उसमें सस्पेंस का मतलब ये होता है कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जब आदमी बड़ा सहम जाता है और अंत तक उस पूरी स्टोरी को, फिल्म को देखता है तभी स्टोरी समझ में आती है। मानस पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जितने भी मादक पदार्थ है, नशे हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियां हैं, इनके ऊपर रोक लगाने वाला एक पोर्टल है। इसकी हेल्पलाइन है 1933, ठीक है। मानस का मतलब क्या है? इसका मतलब है मादक, मादक MA, ठीक है। फिर मादक पदार्थ हो गया MA, मादक पदार्थ। दूसरा है निषेध, निषेध AN हो गया। और तीसरा है अनुसंधान, अवसूचना केंद्र, सॉरी, अवसूचना AS। तो मादक पदार्थ निषिद्ध अवसूचना MANAS, इसे कहते हैं मानस पोर्टल। इसका उद्देश्य क्या है? तस्करी की अवैध खेती, मादक पदार्थों के मुद्दों की सूचना पुलिस तक पहुंचाना। हेल्पलाइन है 1933। ये केवल GK के लिए नहीं बल्कि आप इसका उपयोग वास्तविकता में भी कर सकते हैं।
आज के समय में नशे की बड़ी गंदी प्रवृत्ति है। मैं इसके खिलाफ पिछले कई सालों से लिखता आया हूँ, बोलता आया हूँ, और मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ कि मैंने मेरे जीवन में कभी नशा नहीं किया, ना मैं नशे वालों के कभी ऐसे साथ रहा कि नशे के साथ रहने का मतलब भी आप दोषी होते हैं। ठीक है, हमारे साथी कई बार कोई सामान्य कोई जैसे लिकर लेता है या फिर कोई नॉर्मल सा कोई छोटा मोटा चलता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये ड्रग्स वो होते हैं जिसमें आपके हीरोइंस, गांजे और पता नहीं क्या क्या नशे होते हैं, वो लोग करते हैं। इन बच्चों को जाल में फंसाया जाता है, फिर ये पुड़ियाँ बिकती हैं, मिलती नहीं है, तब आपके लोग विक्स आयोडीन जो होती है वो खा जाते हैं ब्रेड के बीच में डाल के, और ये जो गाड़ियों के ग्रेस आते हैं, जला हुआ ऑयल, ये उस पे बीच में ब्रेड के बीच में लगा के खा जाते हैं। सेल का हिस्सा तोड़ के उसके ऊपर आपके एक लिक्विड आता है, केमिकल आता है, वो खा जाते हैं। ये जो छिपकलियाँ आती है, इसकी पीछे की पूंछ जो होती है इनकी, उसको काट के खा जाते हैं। कई तो नशे ऐसे होते हैं जिसमें सांप से डसवाया जाता है। मतलब आप सोचिए कि इस टाइप के नशे जो है वो मार्केट में प्रचलित है। वो जब वो नशा नहीं मिलता तब लोग ये काम करते जो मैंने अभी आपको बताया, तो मैंने कुछ बताया है। 10-10, 12-12 पैरासीटामोल खा जाते हैं, फिर इंजेक्ट करते हैं कई बार। मतलब बहुत दर्दनाक मौत मरते हैं। इनकी उम्र 5-6 वर्ष की होती है। तो इतनी अच्छी खासी भगवान ने जिंदगी दी है आपको, तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो आपको भी ऐसा कोई नज़र आए कहीं पे, तो आप 1933 पे बात कर सकते हो। आपकी प्राइवेसी बड़ी गुप्त रखी जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती। अगर आप सूचना देंगे तो सरकार पहुंच जाएगी। तो इस पोर्टल का आप ध्यान रखना, ये मानुष पोर्टल है। डेंगू की वैक्सीन जो है, एम्स राजस्थान जो कि जोधपुर में स्थित है। एम्स कहाँ है? जोधपुर में है। इसका अंतिम ट्रायल चल रहा है, जिसका नाम डेंगियोल दिया है। डेंगू अपन बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, अंग्रेजी में ये डेंगी कहलाता है। ठीक है, तो डेंगियोल, तो नाम से कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये न्यूज़ आई थी अखबार में, तो हमने इसको ले लिया यहाँ पे। तो डेंगियोल ध्यान रखना, एम्स जोधपुर में इसके ट्रायल चल रहे। अभी फाइनल राउंड में अगर हो जाती है तो फिर डेंगू की दिक्कत खत्म हो जाएगी। ये वैक्सीन है। वैक्सीन और दवाई में क्या फ़र्क होता है? दवाई बीमारी के बाद दी जाती है, जैसे आपको बुखार आ गया, दवाई बाद में दी जाएगी। वैक्सीन क्या होती है? आपको सामान्य जीवन में लगा दी जाती है, ताकि वो बीमारी बाद में हो ही नहीं। अब ऐसा नहीं है कि डेंगू का इलाज नहीं, डेंगू का इलाज है। डेंगू के बाद आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा और मेडिसिन से आपका डेंगू ठीक हो जाएगा। मगर ऐसी कोई दवाई जो आपको नॉर्मल में लगा दी जाए, बच्चे को लगा दी जाए, तो उसको ज़िंदगी में कभी डेंगू ही नहीं होगा। तो ऐसी दवाइयों को हम वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सी भाषा है। तो वैक्सीन लगने के बाद डेंगू ही नहीं होगा। लगाते हैं ना, बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं कई बीमारियों की, BCG के टीके वगैरह, ताकि वो बीमारियां बच्चे को नहीं हो। जैसे पहले पीलिया हुआ करता था, पोलियो हुआ करता था, तो इनकी वैक्सीन आ गई, तो उसके बाद ये होना ही बंद हो गया। ठीक है, तो ये डेंगियोल क्या है? डेंगियोल आपके वैक्सीन है। डेंगियोल क्या है? वैक्सीन है। और वैक्सीन क्या होती है, इसकी बड़ी सरल व्याख्या जो है मैंने कर ली, बिल्कुल विज्ञान से हट के इसकी व्याख्या कर ली। वैक्सीन किसकी वैक्सीन है? डेंगू की वैक्सीन है। डेंगू को हम सामान्य डेंगू बोलते हैं। राज्य स्तरीय सहकारिता समिति, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है UNO के द्वारा। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता कोऑपरेटिव ईयर्स घोषित किया। इस उपलक्ष्य में गवर्नमेंट ने है वो 30 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कई सारे राज्य स्तरीय कार्यक्रम किए, राज्य स्तरीय समिति का गठन किया। तो इसका ध्यान रखना कि 2025 को कैसा वर्ष घोषित किया गया? सहकारिता। सहकारिता का मतलब होता है सब साथ मिलके कार्य करना, एक सब के लिए, सब एक के लिए की भावना होती है इसमें। एक सब के लिए, व सब एक के लिए की भावना किस में होती है? सहकारी में। तो सहकार का मतलब होता है कोऑपरेशन। सरकार से कन्फ्यूज नहीं हो, सरकार और सहकार में अंतर होता है।
फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट अमरावती में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? अमरावती, महाराष्ट्र के अंदर। और राजस्थान जो है ये उप विजेता रहा, रनर अप रहा। और हराया किसने? रेलवे ने हराया, रेलवे विजेता रहा। बस ये 3 बातें आपको याद रखनी है। तो ये फाइनल में रेलवे से हम 42-18 से हारे। एक ये पॉइंट याद रखना। अमरावती में आयोजन हुआ, ये ध्यान रखना। चौथा फेडरेशन कप था और हम उप विजेता रहे, ये याद रखना है। और टीम के कोच सुरजन चौधरी, मैनेजर अब्दुल नकवी थे। ये इनके खिलाड़ी हैं सारे के सारे। ठीक है, ये 4-5 बातें हैं, स्पोर्ट्स में ये काम का है। राष्ट्रीय सहकार मेला, राष्ट्रीय सहकार मेला जयपुर में हुआ। भजनलाल शर्मा ने इसका उद्घाटन किया 9 से 18 मई 2025 को। और इसके सहकारिता समिति के अध्यक्ष आपको पता है, थोड़ी देर पहले देखा था, भजनलाल शर्मा है। और इसमें बहुत सारे स्टेट के, जैसे केरल है, तमिलनाडु, कश्मीर, इन सब के जो कोऑपरेटिव प्रोडक्ट हैं वो सारे प्रदर्शनी लगाई गई। तकरीबन 4.25 करोड़ की इस मेले में बिक्रियां हुई थी। ठीक है, बिक्री में सबसे अधिक सामान जो है ये कॉनफेड ने बेचा, तिलम संघ है, RCDF है, जिला उपभोक्ता भंडार में कोटा ने सबसे अधिक बेचा, क्रय विक्रय समिति में मथानिया फर्स्ट रहा, ग्राम सेवा में पलसाना सीकर फर्स्ट रहा। ये कुछ लेआउट पुरस्कार है, तो ये थोड़ा थोड़ा ये भी देख लेना। ये सारी समितियां हैं और अध्यापक में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म L2 में कोर्स में भी है। ये वो न्यूज़ है जो अखबार में आई थी। क्या थी न्यूज़ भी मैं सुना देता हूँ कि जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय सरकार मसाला मेला चला था 9 मई को। मसाला मेला कब? 9 मई को जयपुर में। और देश भर के मसालों का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया, जिसमें अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो मथानिया का मिर्च, नागौर का जीरा, सिरोही की सौंफ, प्रतापगढ़ का हींग, चित्तौड़ का अजवाइन, पुष्कर का गुलकंद, नाथद्वारा की ठंडाई और भूसावर का अचार, राजसमंद का शरबत, ये सारे राजस्थान के आकर्षण थे। बाकी स्टेट के भी थे, तो ये न्यूज़ थी, आप एक बार इसको पढ़ लेना। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवार है, आपको अच्छे से पता है इसका। और इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। पिछले 10 वर्षों में अभी तक एक ही अर्जुन पुरस्कार मिला है। राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी जो पिछले 10 वर्षों में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। इन्होंने एशियाई खेलों और ओलंपिक खेलों की अभी वो तैयारी है। वर्तमान में एशिया में नंबर 1 घुड़सवार है दिव्य कीर्ति सिंह, राजस्थान से रिलेटेड है। और 2023 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और सऊदी अरब में एक प्रतियोगिता में उन्होंने रजत और कांस्य 2 पदक जीते। आगे जो 2028 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक में भारत का ये प्रतिनिधित्व करेगी दिव्य कीर्ति सिंह, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे स्पोर्ट्स में मिस कर गया था, इसलिए इसमें इसको शामिल किया। मोजियांग इंटरनेशनल ट्विन फेस्टिवल प्रतियोगिता। ट्विन का मतलब होता है आपके 2, यूँ समझिए कि जो जोड़ा होता है, जैसे 2 बहनें एक साथ पैदा हो गई, ट्विंस जैसे हम बोलते हैं। तो ये चीन में आयोजित हुआ था, इसमें ट्विंस भाग लेते हैं। जोधपुर की 2 जुड़वा बहनें मंजरी और मयूरी अरोड़ा ने यहाँ बेस्ट डांस का परफॉर्म किया था और भारत का गौरव बढ़ाया। इन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ भी डांस किया था। तो ट्विंस फेस्टिवल में राजस्थान की तरफ से मंजरी और मयूरी, जो कि जोधपुर की जुड़वा बहनें हैं दोनों, इन्होंने भाग। इसमें ट्विंस ही भाग ले सकते हैं, जुड़वा लोग भाई बहन ही भाग ले सकते हैं। सांगरी को GI टैग मिला है। सांगरी आपको पता है कि हमारे राजस्थान के अंदर पश्चिमी राजस्थान में स्पेशली खेजड़ी पे सांगरी लगती है, जो कि इन दिनों में बहुत है, अभी गर्मियों में होती है, फिर वर्षाद ऋतु से थोड़ी पहले उतर जाती है। ठीक है, और सांगरी को GI टैग मिला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मान सकते हो आप, क्योंकि GI टैग मिलने का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, मतलब वो पर्टिकुलर उसी एरिया में होती है। ठीक है, तो सांगरी को GI टैग मिला है। यह
16 क्या, अभी तो बहुत अधिक हो गई है, मैं आपको बता देता हूँ। स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय ने 17वें उत्पाद सांगरी को जीआई टैग दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब नागौर की 18वीं पान मेथी 18वां उत्पाद है, ठीक है। पान मेथी, ये नोटिफिकेशन है जो 23 मई का है। ये नागौर से पान मेथी है, ये 18वें नंबर का उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला। ये तारीख है 23 मई 2025। उत्पाद 18वां है। अगर आप बात करोगे, मुझे पूछोगे कि सर राजस्थान में कुल कितने जीआई टैग मिल चुके हैं, एक बार आप फिर भी एक बार देख लेना गूगल वगैरह पे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, कुल अभी तक 23 जीआई टैग राजस्थान को मिले हैं, ठीक है, जिनमें से 18 उत्पाद है। खेती के 18 है, बाकी के जो है ना वो आपके कोई कला वगैरह कौन मिले हुए हैं। 18 उत्पाद है टोटल। 18वां पान मेथी है सबसे नवीन, और 17वां कौन सा है, सांगरी है। 16वां कौन सा था, 16वां था आपके सोजत की मेहंदी। तो ये याद रखना, जो कि बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में ये सांगरी अधिकतम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ऑपरेशन खुशी, ये बहुत शानदार प्रश्न बनता है यहाँ पे। खुशी का मतलब जॉय, और इसमें जो खोए हुए बच्चे हैं उन बच्चों को वापस प्राप्त करने में भूमिका निभाई जाती है पुलिस के द्वारा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में ये ड्राइव चलाई गई, और इसमें गुमशुदा बालिकाओं को घर वापसी करवाई गई। ये संख्या है, नंबर्स हैं, ये कितने की है। ये इसका 9वां राउंड था, इससे पहले भी 8 राउंड चल चुके हैं यहाँ पे। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, ट्रेवल का मतलब वापस वही पर्यटन हो गया। 4 से 6 मई 2025 तक जयपुर में ये चला है, और इसमें कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यटन विभाग का था ये। शतरंज खिलाड़ी का ध्यान रखना, ये अद्विका सरुपरिया, ये उदयपुर से हैं, 13 साल की बच्ची है, ये शतरंज की खिलाड़ी है, और इसने अभी एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप में रजत व कांस्य पदक जीता, ठीक है। ये स्कूली डीपीएस स्कूल की स्टूडेंट है, और दुशांबे में जो विश्व शतरंज एशियन शतरंज संघ का जो हुआ ये प्रतियोगिता, इसमें इसने भाग लेती अंडर 14 में ये गेम है वो जीता था। तो खेल खिलाड़ी में इसका नाम पूछा जा सकता है। मेंटर इंडिया एकेडमी, जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी को यह अटल इनोवेशन की तरफ से मेंटर इंडिया एकेडमी के रूप में सम्मानित किया गया। किसको किया गया, जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी को, जयपुर में। और मेंटर इंडिया अटल इनोवेशन मिशन के तहत सम्मानित किया गया। डेफिनेटली अटल टिंकरिंग लैब जो है वहां पे इसने बढ़िया कार्य किया है। नारी शक्ति अवार्ड डॉक्टर मंजू बागमार को दिया गया। मंजू बागमार नागौर से हैं, ये एमएलएसयू के अंदर प्रोफेसर भी रहे हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, भाजपा के विधायक भी हैं, और एससी का जो मोर्चा है उसमें पदाधिकारी भी हैं। प्रधानमंत्री ने बीकानेर से देश के अंदर जो उन्होंने अमृत चलाया है, अमृत रेलवे स्टेशन योजना चलाई थी। ये बेसिकली 2023 की योजना है। इसमें सरकार ने टारगेट लिया था कि 1275 रेलवे स्टेशन जितने भी हैं, 1275 रेलवे स्टेशन इनको रिनोवेट करेंगी, और उस क्रम में अभी 103 को रिनोवेट करके और उसका उद्घाटन कर दिया गया। ये 103 18 स्टेट के अंदर है और 86 जिलों में है, ठीक है। तो इस अमृत स्टेशन योजना में कुल कितने स्टेशनों का पुनरुद्धार करना है, 1275 रेलवे स्टेशन का है। हो सकता है इसको बाद में आगे भी बढ़ा दें। तो अभी तक ये स्थिति है। इन 103 में से 8 राजस्थान के थे, ठीक, टोटल 1275 है।
रेलवे कनेक्टिविटी यहाँ पे की गई और एक मुंबई से बीकानेर से बम्बई एक्सप्रेस वे को हरी झंडी जैसे कार्य किए गए, कुछ नए रेलवे का विद्युतीकरण किया गया, कुछ और योजना चलाई गई। इनसे अधिक महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स हैं। मातृवंदना योजना, इसको हमने पहले भी पढ़ा है और अब क्या किया है इसमें, अब एक पोर्टल बना दी है गवर्नमेंट, जिसमें जो वंचित रह गए इस योजना के आवेदन से या लाभ लेने से, उन लोगों को वापस लाभ मिलेगा और 2 किस्तों में 6500 रुपये का लाभ दिया जाएगा पहली संतान के लिए, और दूसरी संतान लड़की होने पर 6000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। ये उसकी पूरी खबर है जो मैंने डाल दी थी, आप पीपीटी से पढ़ लेना उसको। ये योजना 2017 की है, सारी चीज़ें पहले इस योजना को हम पढ़ चुके हैं एक बार, इसलिए इसके ऊपर मैं बहुत अधिक डिस्कस नहीं करूँगा। बर्तन बैंक क्यों होता है कि जब शादी विवाह हो या कोई कार्यक्रम हो तो गरीब लोग बर्तन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो बर्तन बैंक बनाने की बात होती है, जिसमें आप बहुत ही नॉमिनल रेंट पे बर्तन ले सकते हो। 3 रुपये एक यूँ कहिए कि एक सेट बर्तन लेने पर प्रत्येक सेट पर 3 रुपये किराया लगता है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत से 400 बर्तन सेट रखेंगे और प्रत्येक सेट में एक बड़ी प्लेट होगी, एक गिलास होगी, 3 कटोरी और 1 चम्मच होगा। तो ये 25-26 की घोषणा है। 1000 गांवों के अंदर एक एक बर्तन बैंक बनेगा, 1-1 लाख रुपए से बर्तन बैंक बनेगा। और इसका शुरुआत खैराबाद कोटा से मदन दिलावर ने करी। और ये शुरुआत एक बार जो नवाचार हुआ था वो झुंझुनू की लांबी अहिर गांव पंचायत में नीरू यादव के द्वारा पचेरी में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये एक अच्छा प्रयास है। 1000 गांव ग्राम पंचायतों में 1 लाख रुपए की ऐसी बैंक बना दी जाएगी, जिसमें 400 बर्तन सेट होंगे। तो जनरली एक सामान्य व्यक्ति के किसी भी खर्चे में कोई अवसर पर इतने लोग ही आते हैं। हालांकि टेंट की सुविधाएं होती है मगर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गरीब आदमी के लिए। गिरिजा व्यास का निधन हो गया है, ठीक है, केंद्रीय मंत्री थे, उदयपुर से रिलेटेड थे। और दिव्यांशी जैन ये स्क्वैश खिलाड़ी है बस, और अंडर 13 गर्ल्स कैटेगरी का खिताब जीता जयपुर में। तो ये खेल खिलाड़ी के अंदर लिख लेना आप दिव्यांशी जैन का। कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ग्रीनफील्ड क्या होता है? देखो, ग्रीनफील्ड का मतलब होता है नया अड्डा। किसी भी ग्रीन एरिया को या नए क्षेत्र को साफ करके और ये किया जाता है। ब्राउन फील्ड में क्या होता है? पुराने का ही विस्तार होता है। तो कोटा में नया हवाई अड्डा बनेगा, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जिससे कोटा हड़ौती क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा हवाई अड्डा है नहीं, तो ये बूंदी, बारा, झालावाड़ सभी से सीधा लाभ मिल जाएगा। ये प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में किस जिले में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा प्रस्तावित है। मिसेज राजस्थान ग्रैंड फिनाले में जीता कौन? निधि शर्मा जीती जयपुर से। और रनर अप ललिता नेहरा, वैदेही जोशी, 3rd नंबर पे रही सरोज धायल। 735 लड़कियों ने भाग लिया, जिसमें से निधि शर्मा जीती। मिसेज राजस्थान में, मिसेज में वो होते हैं जो शादीशुदा महिलाएं हैं, वो आती है। ये पूरी खबर थी उस दिन की। कृषक उपहार योजना, ऐसे किसान जो ई मंडी जितनी भी होती है, ई पेमेंट है, इनका उपयोग करते हैं और इनको प्रोत्साहन देने के लिए ये उपहार दिया जाता है, जो कृषि वितरण विभाग प्रोत्साहन स्वरूप देता ताकि सारे किसान ये करें। पहला पुरस्कार श्री गोलू को मिला कोटा से, दूसरा श्री ओम प्रकाश को और तीसरा मिला श्री राम भरोसा को। ये भी कोटा से किसान है। इन्होंने ई नाम और ई पेमेंट मंडियों में जो अपने उत्पाद बेचे उसमें अधिक किए हैं, और जो ये अधिक करता है उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है। प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र, तो ऐसे लोग जो दिव्यांग है उनको सुविधाएं देने, उनके कृत्रिम अंग बनाने और बहुत सारी सुविधाएं देने के लिए ये दिव्यासा केंद्र बनाए जाते हैं। और राजस्थान में इसमें कहाँ बनाया? अभी कोटा में बनाया। ओम बिड़ला ने इसका उद्घाटन किया 19 मई 2025 को, ठीक है। ये PMD के जो है, PM मतलब प्रधानमंत्री, D मतलब दिव्यासा केंद्र, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ये भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम भी इसके साथ है। और अभी तक देश के अंदर 45 ऐसे केंद्र बनाए चुके
2025 तक बनाने का लक्ष्य है। जून 25 में, इसी महीने कोटा में हुआ, ये ध्यान रखना। विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये रलावता किशनगढ़ अजमेर में शुरू किया गया। भारत सरकार का ये प्लान है। यह अभियान राज्य स्तरीय था, किसानों की समृद्धि और किसान क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देता है। राजस्थान द्वारा युवा कौशल विकास के लिए प्रयास, ये मुख्यमंत्री का पोस्टर था पूरा का पूरा कि प्रत्येक संभाग में सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग की स्थापना की जाएगी संभाग स्तर पे, और जिसको 50,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करेंगे ताकि उनको रोजगार की अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो सके। और कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी और यही इंस्टीट्यूट इन 50,000 युवाओं को स्किल प्रशिक्षण देगा। ये तीनों बातें इसमें से थी, वो यहाँ पे हमने लिख ली। इसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्किल पे बहुत काम कर रही है और इस हेतु हमें इनके अच्छी से याद रखना है। सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस अवार्ड, 16 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया दिया कुमारी के द्वारा, और आयोजन कहाँ पे हुआ? जयपुर के अंदर। KR श्रीराम, ये अभी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं और ये स्टेटमेंट है 26 मई 2025 को ये किया गया है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये नहीं, सॉरी, नीचे ये प्रेजेंट हाई कोर्ट अभी ये मद्रास में है और बाद में ये कहाँ पे आएंगे? राजस्थान के अंदर। धर्मवीर, ये खिलाड़ी हैं और ये 4x400 मीटर रिले रेस में रजत पदक विजेता है। दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता है ये पदक। तो ये खिलाड़ियों की एक लिस्ट बना देना, सारणी बना देना, और सभी की जितनी पूरी पीपीटी है क्लास, उसके जितने भी खिलाड़ी है एक ही लिस्ट में डाल देना आप। फिलिप थॉमस भी, ये एयरफोर्स मार्शल बनाए गए, एयर मार्शल बनाए गए जोधपुर के फिलिप थॉमस को, जो पायलट है, मिग 21 के पायलट हैं, और इनको एयर मार्शल बनाया गया है। इसका ध्यान रखना आप। लेखिका डॉक्टर लता सुरेश, इन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया और वहाँ मुख्य वक्ता के रूप में इन्होंने भाग लिया। अरुणिमा शर्मा एक्टर है, इन्होंने कैव्ड बाय लव एंड लॉस पुस्तक लिखी। तनिष्का गोड अल्ट्रा ट्रेल मैराथन को पूरा करने वाली महिला बनी, जोधपुर की है, तो ये भी एक प्रकार से स्पोर्ट्स पर्सन है, मैराथन रनर। 72 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ हुई? हैदराबाद के अंदर। विजेता ये आपके ओपल सुचाता चुआंगश्री ने ये खिताब जीता है, और भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कोटा की नंदिनी गुप्ता ने किया। ये बहुत बड़ी बात है। टॉप 20 में रही, हालांकि जीतने जैसा कुछ था नहीं, मगर हाँ, जैसा कुछ नहीं मतलब जो रिक्वायरमेंट्स होती है इन लोगों की वो मानक नहीं थे, मगर हाँ, कोटा की नंदिनी गुप्ता ने भाग लिया था, ये हमारे को ध्यान रखना है। प्रदेश का पहला भगवान देव नारायण कॉरिडोर भीलवाड़ा में बनाया गया। कॉरिडोर में क्या बनता है? कॉरिडोर के अंदर आपके आसपास के कुछ क्षेत्र चिन्हित किए जाते हैं, वहाँ से जमीन ली जाती है, वहाँ पूरा उनका पैनोरमा होता है जिसमें उनके जीवन का सारी की सारी जो घटनाएं हैं उनको एक स्थान पे व्यवस्थित किया जाता है। आसपास के मंदिर वगैरह कुछ बने हुए तो उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ कहाँ कहाँ जगह चिन्हित की है? मालेश्वरी डोंगरी, स्वाई भोज, बरनागर, साडू माता की बावड़ी, गढ़मोठा, इन सभी को एक प्रकार से मिलाया जाएगा। ये लगभग 30 किलोमीटर का एरिया है जो जोड़कर आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इस हेतु ये 48.73 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। ये कहाँ बनेगा? भीलवाड़ा के अंदर। पढ़ लेना इस खबर को बढ़िया। अभी नहीं दिखेगी तो आप टेलीग्राम पे जब पीपीटी प्रिंट उसमें डालूंगा तब आप इसको पढ़ लेना। प्रिंट करने की बजाय इसको आप अगर समझ के खुद लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जयपुर और रूस के सेवरोडोमिन्स्क शहर के बीच में एक समझौता हुआ है। इस समझौते में क्या करना है? शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, शहरी विकास जैसे कई सारे क्षेत्रों को
बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये सब किया गया है। ठीक है। सेवरोडिबिंस्क शहर की प्रमुख इगोर वी ऑर्स्टेव थे और जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर थी। तो इनके बीच में ये एमओयू हुआ है। कंवरलाल मीणा विधानसभा के सदस्य थे जिनकी अभी सदस्यता रद्द कर दी गई क्योंकि उन्होंने एसडीएम पर एक प्रकार से पिस्टल तान दी थी, तो वो राजकार्य में बाधा का मुकदमा था। जूही कुमारी खेल में है कराटे और स्टेट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन जो जयपुर में किया गया, जीवी इन्होंने वो 2 गोल्ड जीते और 1 सिल्वर जीता। ये जो आपके स्पोर्ट्स की टेबल बनाओ उसमें जूही कुमारी का नाम भी साथ में लिख लेना। अलवर में श्वेत क्रांति का द्वितीय चरण शुरू हुआ। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है, वर्गीज कुरियन ने स्टार्ट की थी, आनंद दूध डेयरी गुजरात से। तो अलवर दुग्ध संघ दिवस के अवसर पर शुरू की गई और इसमें अलवर डेयरी के नए उत्पाद मावा और 15 किलो के टोन मिल्क दही लॉन्चिंग किए गए। 700 डेयरियां नई बनाई जाएगी। इसमें लगभग 125 करोड़ का बजट है इसमें और ये सारा काम किया जाएगा। 1000 क्विंटल गुणवत्तापूर्ण चारा उत्पादन भी होगा ताकि डेयरी के अंदर आपके गायों का यूज अच्छे से गायों को चराया जा सके। औरण भूमि के संरक्षण के लिए कमेटी बिठाई है जिसका न्यायाधीश जितेंद्र राय गोयल है। बीच में औरण भूमि को लेके जैसलमेर में और बाड़मेर में आंदोलन भी हुआ था जिसमें सौर ऊर्जा की कंपनियां आ रही है मारवाड़ क्षेत्र में। मारवाड़ क्षेत्र सौर ऊर्जा का एक बढ़िया केंद्र बनाया गया है। तो इसमें प्लेट्स लगती है तो क्या होता है कि खेजड़ियाँ वगैरह काट रहे हैं, तो मारवाड़ की जो एक बायोडाइवर्सिटी है उसको ज़बरदस्त लॉस हो रहा है। एक खेजड़ी कट जाती है तो फिर उसके बाद वहाँ उसके अंदर रहने वाले जीव जो है उनका आवास नष्ट हो जाता है, तो जीव जंतु भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे हिरण वगैरह यहाँ पे रहते हैं, गोडावण है वगैरह है, वो सारे नष्ट होने शुरू हो गए। तो मारवाड़ की इस थार के मरुस्थल की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए प्रयास हुए थे बीच में। औरण वे जमीनें होती थी जो मंदिर या उसके आसपास देवीय भूमि मानी जाती थी, उसके अंदर विभिन्न सारे वृक्ष होते हैं जो हम नहीं काटते, तो ये कटने शुरू हो गए तो उसका विरोध हुआ था। तो उनके संरक्षण के लिए जितेंद्र राय गोयल समिति को गठित किया गया है। गीता सामोता, इनका ध्यान रखना, ये माउंट एवरेस्ट पे अभी तिरंगा फहरा के आई है। सीआईएसएफ की महिला है, सीआईएसएफ ऐसा ही है ये। और गीता माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी बन गई है। गीता उत्तराखंड में स्थित माउंट सतोपंथ और नेपाल के माउंट लोबुचे पर भी ये कर चुकी है। तो गीता समोता पर्वत आरोही है, इसका ध्यान रखना। सोलहवीं विधानसभा की 25-26 के अंदर को समितियां बनाई हैं, इनके अध्यक्ष है ये, ध्यान रखना। ये प्रश्न आते हैं कई बार, नियम समिति, वासुदेव देवनानी वगैरह, ये पूरी समितियां आप देख लेना अच्छी तरीके से और फिर पढ़ लेना, इसमें बोलूंगा तो क्या ही मैं। खैर, इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा, वो इलेक्ट्रॉनिक शॉक देके और इलाज किया जाता है। तो इसमें आपके बोर्ड का गठन किया है गवर्नमेंट ने। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष होंगे और 5 सदस्य होंगे, ठीक है, जिसमें आयुर्वेद, योगा का, प्राकृतिक नेचुरलोपैथी, यूनानी, सिद्धा, हेम्योपैथी, सभी के लोग इसमें शामिल रहेंगे। उत्तराखंड स्क्वेश में ये तो थोड़ा अलग से आ गया, ये भी ठीक है, अपने को ध्यान ही रखना है कि उत्तराखंड स्क्वेश चैंपियनशिप में सुभाष ने जीता। तो सुभाष का नाम याद रखना खिलाड़ी में। सुआ दाई माँ, ये ऐसी दाई है जिसने 2800 से अधिक बच्चों को सुरक्षित प्रसव करवाया है। 85 ईयर्स ओल्ड, रूपनगढ़ कोटड़ी गांव की रहने वाली है, निस्वार्थ रूप से सेवा की है। तो इनको अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है, ठीक है। दाई होती है जो प्रसव के दौरान प्रसूता को एक प्रकार से सुरक्षित रखती है और बच्चे को भी। वात्सल्य कवच, वात्सल्य में माताओं को निःशुल्क कवच दिया गया और इसकी थीम मातृत्व की सुंदरता रखा गया। ये कवच अयाज शेख द्वारा बनाया गया जिसका संबंध झालावाड़ से है। ये स्टार्टअप है। वात्सल्य कवच में बच्चे के जन्म से लेके और बाद तक की पूरी एक प्रकार से किट है ये। बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान चलाया गया जिसका सीधा सा मकसद ये है कि राजस्थान को बाल विवाह से मुक्त करना। स्क्वैश चैंपियनशिप देहरादून में भी, और इसमें जयपुर के सुभाष चौधरी ने अंडर 19 बॉयज में स्वर्ण पदक जीता। वही बात यहाँ पे आई हुई है। इन्होंने हराया किसको है? हरियाणा की
प्रियांशु कुमार को पराजित किया। इसके अलावा गौरी जायसवाल ने कांस्य पदक है वो जीता। ये गौरी जायसवाल अंडर 15 कैटेगरी में गर्ल्स में, इनका ध्यान रखना। सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता बीकानेर में भी, इसमें उदय जयपुर ने 14 गोल्ड, 11 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज अपने नाम किए। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी, तो पहला स्थान जयपुर का रहा, दूसरा जोधपुर का, तीसरा किसका रहा, कोटा का रहा। हनुमानगढ़ के विक्की जो है वो सर्वश्रेष्ठ रहे। ओबीसी आयोग बनाया है राजस्थान ने, इसमें राज्य सरकार ने अध्यक्ष और 4 सदस्य नियुक्त किए हैं 27 मई को। ये पंचायत और शहरी निकायों में ओबीसी आरक्षण को तय करेंगे। रिटायर्ड जज मदन लाल इसके अध्यक्ष, जो कि पाली के रहने वाले हैं। साथ में मोहन मोरवाल, प्रोफेसर राजीव सक्सेना, एडवोकेट गोपाल कृष्ण और पवन मंडाविया साथ में है। रितिका खाटा, ये तैराकी, इनका नाम भी आप लिख लेना, उसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी लिस्ट में डाल देना। सोनारी सिंध 2.0 ठाणे मुंबई में हुआ था और सिंधी द्वारा हुआ था। सोनारी सिंध और देवनानी ने भाग लिया। देवनानी खुद सिंधी है, सिंधी भाषा है, सिंध से आए हुए हैं। तो सोनारी सिंध 2.0 का आयोजन कहाँ पे हुआ? मुंबई में। ये ध्यान रखना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुए? मुंबई में हुए। 7वां संस्करण है ये। बिहार में हुए। बिहार के 5 जिलों में आयोजित हुआ। इसमें 3 प्रतिस्पर्धाएं आयोजित हुई, जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग। काफी भी थी। इन तीनों का आयोजन दिल्ली में किया गया था। गजसिंहा इसका शुभंकर था। 12 दिन तक चला। 27 खेल थे इसमें टोटल और 285 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। राजस्थान की क्या स्थिति थी ये हमें याद रखनी है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे राजस्थान रहा। 24 रजत स्वर्ण, 12 रजत, 24 कांस्य और टोटल 60 पदकों के साथ राजस्थान तीसरे स्थान पे रहा। और कुश्ती में देखो राजस्थान ने क्या किया है। महिलाओं की टीम दूसरे स्थान पे रही। 2 स्वर्ण जीते, अश्विनी विश्नोई और दक्ष शर्मा, और 1 रजत पल्लक यादव ने, 6 कांस्य। साइकिलिंग में 14 पदक है, 9 स्वर्ण, 2 रजत, 3 कांस्य। बॉक्सिंग में बालिकाओं ने द्वितीय रनर अप के रूप में रही। शूटिंग में 3 स्वर्ण मिले हैं। योगासन में पहली बार 2 स्वर्ण ऋतिक बिश्नोई और ये सब, और 1 कांस्य अंजलि बिश्नोई डोली को मिला है। डोली मतलब जोधपुर डोली। ये कुछ वन लाइनर है। हाल ही में विमोचित पुस्तक मन बंजारा, ये सत्येंद्र छिब्र ने लिखी है। करमेती बाई का 15वां खंडेला सीकर में मनाया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र कोर्स शुरू करने वाली पहली यूनिवर्सिटी MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर है, जो कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। प्रदेश में साधुवाली में गाजर मंडी स्थापित की जा रही है, श्रीगंगानगर में। साइबर सपोर्ट सेंटर जयपुर में शुरू किया जा रहा है। 24 मई को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक में मुख्यमंत्री जाते हैं। स्वावलंबन पखवाड़ा 5 से 20 जून 2025 को मनाया जाएगा। माधव महाविद्यालय आबू रोड के द्वारा गुजरात नमक उद्योग पर शोध किया गया। खुला विश्वविद्यालय, कोटा खुला विश्वविद्यालय ने उदयपुर में एक आयोजन किया गया। पंचगव्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा, आपको पता है कि आयुर्वेद यूनिवर्सिटी करेगी, जो कि जोधपुर में है। और राजस्थान की युवा सालक खान विश्व बैंक यूथ समिट 2025 अमेरिका में भाग लेने जाएंगे। राजस्थान के कृष्णा नागर ने दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। और मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भानाराम गढ़ी ने जीता। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कुलगुरु अखिल रंजन गर्ग को बनाया गया। आजकल उपकुलपति का नाम चेंज कर दिया। ये कुछ बातें थी और ये मई का पूरा करंट था मेरे स्तर पर, जितना मुझे ठीक लगा। आप इसको पढ़ना, शॉर्ट नोट्स कर लेना अच्छे से। और नेक्स्ट जो क्लास होगी 11वें नंबर की, उसमें हम मार्च, अप्रैल और मई इन 3 महीनों की प्रैक्टिस करेंगे। लाइव प्रैक्टिस होगी संडे को, सैटरडे को इसका लिंक डाल देंगे। जनवरी और फरवरी की लाइव प्रैक्टिस की थी हमने, वो पहले वीडियो अपलोड है प्रैक्टिस का, और ये आप पढ़ लेना। 15 को हम वापस मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, आपने इतना अच्छा प्रेम दिया इस करंट की सीरीज को। सारी वीडियोस 1 लाख के आसपास है, कई तो 2 लाख के ऊपर भी चले गए।
तो इतना प्रेम देख के मेरा भी मन होता है कि सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखें, और डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगी। बस आप इसी तरह से भरोसे के साथ पढ़ते जाइए। धन्यवाद।